नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मेरे साथ है राजस्थान स्टेट हेड देवेंद्र सिंह। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जल्द शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की। देवेंद्र, इस बार का जो विधानसभा सत्र है राजस्थान का, किन मायनों में खास रहने वाला है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरे सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में जो एक्स पर जो एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी हुई थी, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी। और सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय जो बैठक होती है, जो कल 3 बजे आयोजित की जा रही है विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, उससे पहले मिटाना बहुत जरूरी है, दोनों ही पक्षों के लिए, सत्ता पक्ष के लिए भी और कांग्रेस के पक्ष के लिए भी। और इसीलिए आज 4 बजे होगा गवर्नर हाउस में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो उसमें अदा करेगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है क्योंकि इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों, चाहे जीराम जी वाला इशू हो, चाहे मतदाता सूचियों में पुनर्निरीक्षण का मामला हो, चाहे वो पिछले कुछ दिनों में प्रादेशिक जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं उसको लेकर एक दूसरे की बयानबाजी हो, चाहे कानून व्यवस्था के संदर्भ में हो, चाहे महिलाओं पर बढ़ते अपराध हो, विपक्ष कहीं ना कहीं फ्लोर पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। एकजुट तरह से फील्ड में वो अपनी ताकत दिखा चुका है। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष की ओर से, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो फ्लोर पे उनका जो मैनेजमेंट है, सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के मुख्य सचेतक हैं, विधानसभा में जो फ्लोर मैनेजमेंट देखते हैं, वो किस तरह से इस पर कार्रवाई करते हैं, किस तरह से रणनीति बनाते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो सबसे बड़े इश्यूज तो यही है कि एसआईआर के मामले में और जीराम जी मनरेगा मामले में, देश की प्रदेश की कानून व्यवस्था के मामले में, तो कुछ ऐसे इशू हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं। सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर जो अभी देखा जाएगा, 2 साल की उपलब्धियां हैं सरकार की। इसके साथ साथ में बजट को लेकर भी सरकार की जो तैयारियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है। ये तो हमने बात करनी कि विपक्ष के पास कौन से वो बड़े मसले हैं जिन्हें लेकर वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और जैसे कि पहले भी आपको याद होगा, वो एक नोटिफिकेशन का जिक्र हुआ था कि एक टाइम लिमिट कर दी है और बाकायदा ये तय कर दिया गया है स्पीकर द्वारा कि ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नहीं, जिस पर विपक्ष ने कहा था कि अगर आप इतनी ज्यादा लिमिटेशंस लगा देंगे, इतनी ज्यादा तो कहीं ना कहीं आप हमें रोक रहे हैं ना प्रश्न पूछने से। तो इस मसले को लेकर आपको लग रहा है कि जब शुरुआत होगी तो एक बार फिर से हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए, क्योंकि ये व्यवस्था का प्रश्न है और इसमें अगर जो विधानसभा की परंपराएं हैं उसमें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो अक्सर विधानसभा में ही इस तरह की चीज जो है वो पूछता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष की ओर से, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, ये जो बयान एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट लिखा, उसको लेकर दोनों ही पक्षों बीच में विधानसभा अध्यक्ष ने खुद ने विधानसभा से बाहर स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया और उन्होंने बड़े ही संयमित तरीके से वैधानिक बंदिशों की पालना करते हुए इस बारे में अपनी जो सदी हुई टिप्पणी दी और इस पर पूरा निर्णय भी सदन में लिए जाने की बात उन्होंने साफ तौर पर उस दौरान कही थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब दोनों आपस में नेता आज एटॉम पे मिलेंगे, या यूं कहें कि जब 26 जनवरी के प्रोग्राम के बाद आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, तो आपस में इनकी क्या बात होगी, किस तरह के आपस में इनके रिएक्शंस रहेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। और संभवतः अगर इस पक्ष पर दोबारा कोई रिएक्शन नहीं हुआ है दोनों ही पक्षों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के स्पष्टीकरण देने के बाद, या यूं कहें कि उनके उल्टा कांग्रेस पर सवाल उठाए जाने के बाद, तो अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस पर मामले पर मौन स्वीकृति दोनों की तरफ से हो चुकी है। और अब इस पूरे मामले में दोनों ही एक दूसरे पर, चाहे सरकार की 2 साल की विफलताओं को लेकर विपक्ष आमादा हो, चाहे सरकार अपनी 2 साल की उपलब्धियों और पेपर लीक वाले प्रकरण में अब तक की जांच को लेकर एक रोड मैप बनाने की तैयारी हो, दोनों की देखने की बात है कि कल विधानसभा के अंदर जब मीटिंग होगी 3 बजे सर्वदलीय बैठक, तो उसमें किस तरह से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग की तरफ कहीं ना कहीं सरकार का फोकस रहेगा। जो नई शिक्षा पॉलिसी एनईपी 2020 उसको भी एग्जीक्यूट करने का, लागू करने का एक दबाव लगातार हम सरकार पर देख रहे हैं, तो उसका भी जिक्र जो है कहीं ना कहीं होगा इस सत्र के दौरान। देखिए, शिक्षा विभाग का तो नहीं कि शिक्षा मंत्री जो रहे अभी वर्तमान में मदन दिलावर और गोविंद सिंह डोटासरा, उनके बीच में जो वाक युद्ध हुआ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो एक दूसरे को जेल पहुंचाने की बात सामने आ रही है, वो बयान जरूर चर्चा में रह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में अक्सर दोनों ही नेता
इस तरह के बयानबाजी देने के लिए माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके बयानों का सत्ता पक्ष किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि अब तक जो मदन दिलावर जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री, उनके बयानों पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इत्तेफाक नहीं रखती, और जांच जो है वो एसआईटी और जो पेपर लीक प्रकरण है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार एसआईटी पर भरोसा करती है और उसी की जांच को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत सारे काम हैं जो राजस्थान में अभी करने बाकी हैं, और खासकर यूनिवर्सिटीज को लेकर, उनके करिकुलम को लेकर, उनके पैटर्न को लेकर बहुत सारे ऐसे विषय हैं, खासकर 10वीं और 12वीं के सब्जेक्ट्स को लेकर भी कुछ लोगों को कुछ चैप्टर्स हटाए जाने, खासकर जो धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको आपत्तियां जरूर हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं विधानसभा में जब शिक्षा विभाग की बारी आएगी प्रश्नों के उत्तर देने में, तो संभावना ये व्यक्त जरूर की जानी चाहिए कि इन पर जवाब और सवाल जो है वो जरूर उठेंगे। अच्छा देवेंद्र, लॉ एंड ऑर्डर निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मसला है और एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमने राजस्थान में देखी होते हुए, चाहे हम गैंगरेप की बात कर ले या फिर हम तेजाब कांड की बात कर ले, ऐसे बहुत सारे सिलसिलेवार तरीके से चीजें हुई हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने रहने वाली है लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे, अब जब विपक्ष को जवाब देने की बारी आएगी या फिर विपक्ष जिस तरीके से हल्ला करेगा उसको संतुष्ट किया जाना है, कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले भी सरकारें जब रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, तो उस वक्त भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो था लॉ एंड ऑर्डर था, और कहीं ना कहीं इस सरकार में जब नफरी बढ़ी है पुलिस की और पुलिस के प्रशासनिक तंत्र पर शिकंजा जो है वो साफ तौर पर कसने की बात सत्ता पक्ष की ओर से कही जा रही है, लेकिन उसका असर अपराधियों के, खासकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लगातार एक के बाद एक अपराधियों की गतिविधियों को धमकियों के माध्यम से चौथ वसूली की घटनाएं जो सामने आ रही हैं उसको लेकर है, महिलाओं पर अपराध जो लगातार हो रहे हैं, बलात्कार और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं, उसको लेकर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठाएगी। पेपर लीक के प्रकरणों में मगरमच्छों को पकड़े जाने की बात जो है उस पर भी एसआईटी पर जो विपक्ष जो है वो लगातार आवाज उठाता रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। आज भी उस पर जो दोबारा से स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो अभी फिलहाल पेपर लीक के जो मामले में आए हैं वो हमारे शीट घोटाले के मामले में आए, उसमें आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये खुद मुख्यमंत्री का बयान था। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस पर फ्लोर मैनेजमेंट में किस तरह से विधायकों के बीच की विपक्ष की जो गुटबाजी है उसको अगर सरकार फ्लोर पर ले पाई या आप सिर्फ इनके फूट को उजागर कर पाई तो कहीं ना कहीं फ्लोर मैनेजमेंट उनका एक बहुत बढ़िया होगा। लेकिन विपक्ष भी अगर एकजुट साफ तौर पर दिखाई दिया तो बीजेपी के लिए फ्लोर मैनेजमेंट करना एक तरह से चुनिंदा और चुनौती भरा काम होगा, क्योंकि बीजेपी के पास फ्लोर मैनेजमेंट के नाम पर पुराने जो लोग हैं लीडर्स वो इस वक्त विधानसभा में नहीं, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस पर कभी रिएक्ट करते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल होगा कि नेताओं के बीच में जो आपसी मनमुटाव है वो फ्लोर पर ना दिखे या फ्लोर पर एकजुट नजर आए। ये बीजेपी के लिए फ्लोर मैनेजमेंट की बहुत बड़ी परीक्षा होगी। पंचायत पुनर्गठन का मामला वो भी लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से गरमाया हुआ है। सरकार लाख दावे करती रहे, बात करती रहे कि ये हमने पंचायत के लोगों के हित में फैसले लिए हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है लगातार कि इसके पीछे सरकार की अपनी नीति है कि वोट कट जाए और वोट किसी तरीके से विपक्ष का ना मिले, स्पेसिफिकली उन एरियाज में जहां पर जो वोट है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक है या फिर विपक्ष के खाते में जा सकता है। तो आपको लग रहा है ये भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है जब विधानसभा का सत्र चलेगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पंचायतों के चुनाव और निकाय के चुनाव जो हैं वो सामने हैं सरकारों के, और अप्रैल से पहले कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार की इस पर गतिविधियां बढ़ भी गई हैं, और संभावना ये व्यक्त की जा रही है अप्रैल में, संभवतः अप्रैल और मई में ये चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में ये भी एक तरह से 2 साल के बाद सरकार का वापस से जनता के बीच अपना विश्वास प्राप्त करना वो पंचायत और निकाय स्तर पर देखा जाएगा। और इसी को लेकर जी राम जी, चाहे कांग्रेस की ओर से जी राम जी और बनाम मनरेगा हो, चाहे इसके अलावा पंचायतों के सीमाओं के पुनर्गठन का मामला हो, चाहे वो ओबीसी आयोग के संदर्भ में किए गए हल के फैसले हों, उन सब पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की नजर रहेगी, विपक्ष की भी नजर, पक्ष की भी नजर रहेगी कि वो इस पूरे मामले में किस तरह से अपने जो गांव देहात तक अपने लोगों की बात पहुंचाते हैं। क्योंकि हम सरपंचों से जब इस तरह से बात कर रहे हैं, उनके गांव में अगर इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं विपक्ष की ओर से और वो हावी हो रहे हैं कि मनरेगा बंद की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये बहुत बड़ी जवाबदेही हो जाती है कि वो गांव देहात तक या निकाय तक अपनी बात पहुंचाए कि इस तरह के जो जी राम जी
की जो अपडेटेड रूप आई है मनरेगा की, उसमें कहीं न कहीं पारदर्शिता और काम बढ़ाने और टाइम पर पेमेंट होने जैसे विषय जो है उनको मुख्य तौर पर उपलब्धियों के तौर पर गिनाया जाना चाहिए। लेकिन अभी पंचायतों का पेमेंट बहुत बाकी है, जिसको लेकर पंचायतों के पंच सरपंचों में रिसीवर लगाए जाने के बाद नाराजगी साफ तौर पर कई जगह देखने को मिली है। तो देखने की बात होगी कि ये विषय जो है वो कितना वक्त ले पाता है जब विधानसभा चलती है, और सरकार का आने वाले बजट को लेकर भी क्या तैयारियां हैं, कितनी घोषणाएं उनकी पूरी हो चुकी हैं, उसको लेकर भी कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो निशाने पर सरकार को लेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज देविंदर, क्योंकि देखिए एसआईआर का जो मसला है ये हम पूरे देश में देख रहे हैं, देश की संसद में गूंजा है, संसद के बाहर गूंजा है, सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला गया है और विपक्ष इसको किसी भी तरीके से ठंडा होने नहीं दे रहा है। सरकार भले ही इसे एक नॉर्मल प्रोसेस बता रहा है, वो कह रहा है कि भाई वोट की कटनी चटनी एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, विच इज वेरी कॉमन एंड लॉजिकल। लेकिन विपक्ष का ये कहना, क्योंकि वोट चोरी के साथ उसको जोड़ रहा है, तो एसआईआर का मसला भी ना उठे मुझे लगता है तो ये विपक्ष को ऐसा लगेगा कि शायद एक अधूरी सी बात हो गई है। तो ऐसा, और लगातार हमने देखा डोटासरा ने भी स्टेटमेंट दिया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ अदालत का रुख करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर धांधली देखने को मिल रही है। तो ये भी एक इसकी गूंज भी कहीं ना कहीं सुनाई देने वाली है राजस्थान विधानसभा में सत्र में। बिल्कुल, पंच सरपंच स्तर पर भी इसका ये गूंज जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और इसीलिए जो परिसीमन जो होना है, चाहे वो विधानसभा का होना है, लोकसभा का होना है, और पंचायत चुनाव में तो शुरुआत सीमाओं को पुनर्गठन को लेकर सरकार ने शुरू कर ही दी है। तो ऐसे में सरकार ने जो पिछले कुछ दिनों से फैसले लिए हैं, जिसमें जिलों को तोड़ा है, 9 जिलों को खत्म किया है, जो नगर निकाय हैं उनकी सीमाएं बढ़ा 2-3 को बढ़ाकर एक में मर्ज कर दिया गया है। ऐसे ही पंचायतों के पुनर्गठन, सीमाओं का पुनर्गठन हुआ है। एसआईआर के जरिए मतदाताओं को कुछ जगह ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है कि उनके वोटरों को प्रभावित करने का प्रयास जो है वो किया गया है, और बीजेपी के वोटरों को एकजुट करने का प्रयास जो है वो पंचायत स्तर से ही शुरू किया गया, ताकि उसका स्तर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव परिणाम पर साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे। इसको लेकर भी कहीं न कहीं शंका आशंकाएं जो है वो दोनों पक्षों की ओर से हैं, और स्पष्टीकरण जो है वो बीजेपी की ओर से लगातार किया भी जा रहा है। कोर्ट में इस तरह की जो दलीलें हैं वो लगातार सत्ता पक्ष की ओर से दी गई हैं, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो इसको गांव देहात तक, आम आदमी तक पहुंचाने की तैयारी जो है वो कर रहा है, और विधानसभा के माध्यम से विधायकों की किस तरह से तैयारियां हैं ये भी सवालों के माध्यम से, हंगामे के माध्यम से, या विषय विशेष पर जब वो अपनी बात कहेंगे तो तब उस वक्त सामने आ सकेगा। तो ये बड़ा सवाल ये भी है कि एसआईआर जो है इस मुद्दे पर कितना वक्त जो है कांग्रेस और सत्ता पक्ष का ले पाती है आपस में एक दूसरे की समझ के लिए, या गतिरोध को मिटाने के लिए, या गतिरोध को बरकरार या उसको हटाने के लिए। बिल्कुल, और काफी दिलचस्प भी लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक तरफ आप तैयारी कर रहे हैं, आप जनता के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लगातार इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें लाइव देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।